हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके आप सभी का अवधूत नगरी में स्वागत करता हूं, जहां पर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के द्वारा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसके संस्थापक मिस्टर अंकित मिश्रा जी हैं। अवधूत नगरी का लक्ष्य है सिर्फ आपको सफल बनाना है। इस प्रकार आप यहां पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके साथ ही करंट अफेयर्स की भी तैयारी कर सकते हैं और आपके लिए यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग भी अवेलेबल है। यहाँ पर एडमिशन के लिए आप इस दिए हुए रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट और नए वीडियो की अपडेशन मिल। तो आइए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 28 सितंबर 2020 और दिन है सोमवार। और आज के कुछ एक दो टॉपिक आपके द हिंदू से बाहर के हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी टॉपिक आपके सारे द हिंदू के हैं। पहला टॉपिक है आपका प्लूरिलेटरल फ्यूचर, दूसरा है सैल्यूटरी लेशन, तीसरा है फार्मर्स फ्रीडम टू सेल और चौथा है डायग्नोसिंग व्हाट एल्स मेडिकल एजुकेशन और आपका लास्ट है द बेनिफिट्स ऑफ ए कार्बन टैक्स। तो आज हम जो सारे टॉपिक पढ़ेंगे वो यही सारे रहेंगे। हमारे टोटल 5 टॉपिक होंगे और सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी चीजों को कृपया ध्यान से देखें। तो आइए पहला टॉपिक जो है हमारा प्लूरिलेटरल फ्यूचर जो है बहुपक्षीय जिसे कहा जाता है, बहुपक्षीय मतलब भविष्य। अब यहाँ पे बहुपक्षीय भविष्य क्या है एक्चुअली यहाँ पे ये मीन्स नहीं है, ये क्या कहता है मैं आपको वो चीज बताता हूँ। देखिए ये व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, पहले तो इसका मतलब क्या है वो चीज। इसके अनुसार एक एनुअल यूएन जनरल असेंबली डिबेट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी ने एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या पूछा, एक्चुअली ये क्वेश्चन इनका नहीं था, ये क्वेश्चन जो था पूरे देश का था। और वो क्वेश्चन क्या था कि हाउ लॉन्ग इंडिया वुड हैव टू वेट, कि भारत को कितना इंतजार करना पड़ेगा किस चीज के लिए भाई, ग्लोबल बॉडी के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में अपनी जगह बनाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था इनका कि भाई उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा इसके हिसाब से कि भारत को यूएनएससी के अंदर एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और जिसमें P5 जो है गारंटी देता है इसकी सफलता के लिए। और जैसे कि P5 नहीं, P5 आपका बच गया था, कोल्ड वॉर जब हुआ था उस टाइम P5 को कुछ नहीं हुआ था, तो वो सारी चीजें अब इसमें कुछ चीजें आई है। यूएनएससी P5 ये क्या है, पहले तो हम P5 के बारे में जान लेते हैं। P5 देखिए कि द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। जो ये पांचों कंट्री है, इन पांचों कंट्री को ही P5 के नाम से जाना जाता है, P5 के नाम से। और इन सब के पास एक वीटो पावर होती है, याद रखना इन सब के पास एक वीटो पावर होती है। अगर इस काउंसिल में मान लीजिए कोई न्यू 10 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और उनमें से कोई 2 साल लगातार काम कर रहा है तो भी वो वीटो पावर को अफोर्ड नहीं करता है, ये चीज याद रखना। अब आपका आता है यूएनएससी, नाम इसका यूएनएससी मतलब सिक्योरिटी काउंसिल है ये, और एक ऐसी बॉडी है, ऐसी ग्लोबल बॉडी है जो पूरे अंतरराष्ट्रीय विश्व शांति और सुरक्षा के लिए काम करती है। ये चीज था आपका प्लूरिलेटरल फ्यूचर जो इस टॉपिक में आपको बताया गया था, ये सारी चीजें थी। ये टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश होता है, लेकिन अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि भारत क्यों दावा करता है कि P5 के अंदर जो P5 है उसे उसमें होना चाहिए, उसकी सदस्यता होनी चाहिए, या यूएनएससी के अंदर उसकी सदस्यता होनी चाहिए, ये क्लेम क्यों कर रहा है इंडिया। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यहां पे ये टॉपिक अपना फिनिश होता है, अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगला जो टॉपिक है हमारा फार्मर्स फ्रीडम के बारे में है। उसमें क्या है कि किसानों को आजादी मिल गई है बेचने की, जो भी उनके प्रोडक्शन होते हैं उन्हें बेच सकते हैं, और इसके लिए 3 फार्म बिल पास किए गए हैं। और वो फार्म बिल कौन से हैं, या तो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैं आपको उनके बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूं, ठीक है। और मेन इसका क्या था कि वो किसी भी चीज को कहीं भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसे अपोजिशन जो पार्टी थी वो ब्लैक डे के नाम से जान रही थी, ठीक है। तो अब देखिए बिल्स, बिल्स क्या है आपकी, पहला बिल द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 FPTC। ये बिल क्या कहता है कि बीच में जो बिचौलिए थे ना, उनकी शक्तियों को कम करता है ये, ताकि किसान APMC मार्केट में अपना डायरेक्ट कुछ भी जो है वो बेच सके, ठीक है। दूसरा बिल क्या कह रहे हैं, द फार्मर एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, मतलब प्राइस एश्योरेंस के बारे में बताया जा रहा है इसमें, जो कि आपका FAPAFS के द्वारा ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पहले ही चीजों को फिक्स कर दे रहा है, प्राइस फिक्स कर दिया जा रहा है, प्राइस को एश्योर कर दिया जा रहा है, निश्चित कर दिया जा रहा है। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, मैंने आपकी जमीन ले ली, मैंने आपका जो लैंड है, जो आपकी खेती है वो ले ली, और आपके पास सपोज कीजिए 1 एकड़ की जमीन है, और मैंने कह दिया भाई आप मुझे दे दीजिए, मतलब यानी कि जमीन को नहीं देना, जो आप इस पे गेहूं उगाएंगे, जो आप गेहूं की पैदावार करेंगे, तो मैंने कह दिया भाई मुझे आपका जो भी आप 1 एकड़ में गेहूं उगाओगे वो मुझे चाहिए, और आपको मैं इसके लिए मान लीजिए इसको साल के मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है। प्राइस मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, जो कि मान लीजिए मार्केट वैल्यू से मान लो 10,000 20,000 एक्स्ट्रा है या 50,000 एक्स्ट्रा है, जो भी है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, प्राइस को एश्योर कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया पहले ही। अगला है आपका जो बिल है वो कह रहा है कि द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020 ECA। अब ये क्या करता है, जो स्टॉक की लिमिट थी ट्रेडर्स के ऊपर उसे खत्म करता है ये बिल, ठीक है। तो ये हमारे तीनों बिल हो गए। अब उसके बाद अगला है, इसमें एक नाम आया APMC। ये APMC मार्केट क्या है, APMC मार्केट एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट है, प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, जो क्या करती है, एक मार्केटिंग बोर्ड है एक तरह से, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है भारत में। और ये क्या करती है, किसानों के हितों की सुरक्षा, कैसे, उनका शोषण होने से बचाती है, लार्ज रिटेलर्स जो उनका शोषण करते हैं ना, बड़े बड़े रिटेलर जो होते हैं, उनसे उन्हें बचाती है। तो ये आपका है फार्मर्स फ्रीडम टू सेल। इसकी कुछ चीजें और है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो बिल है हमारा वो उसकी तरह है जैसे कि 1991 में एक LPG का आया था। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल उसी की तरह किसानों के हितों के लिए। लेकिन जब तक आपको पता है कोई बिल इम्प्लीमेंट ना किया जाए उसका कोई फायदा नहीं होता। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया गया है, अब आइए वो चीज देखते हैं। देखिए क्या 1000 FPO और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फंड रिलीज किया गया है 1 लाख करोड़ का, याद रखना ये चीज, ठीक है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन का जो काम कर रहा है वो नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। मेन इम्प्लीमेंटेशन का काम जो हो रहा है वो नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है, और नाबार्ड के पास अभी ऐसे काफी काम है जो उसे करने हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। और इससे अगर मान लीजिए ये इम्प्लीमेंटेशन आपने कर दिया तो उससे फायदा क्या होगा, जो भारत होगा ना वो एग्रीकल्चर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फार्मर्स को सीधा इससे फायदा होगा, किसानों को। और इस चीज में चाइना की बात करें और जो दूसरे OECD कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे ना बहुत ज्यादा सब्सिडी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6% ही केवल किसानों को MSP मिलता है, और कुछ स्टेट अपने रिवेन्यू को खोने से डरते हैं। तो ये आपका जो था फार्मर्स का जो बिल्स था उनके बारे में ये डिटेल्स थी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, डायग्नोसिंग व्हाट एल्स मेडिकल एजुकेशन।
मतलब मेडिकल एजुकेशन को डायग्नोस करने के बारे में है, उसे डायग्नोस कैसे किया जाए या क्या चल रहा है, मेडिकल एजुकेशन आज की कैसी है और उसे सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है आपको, उसका एम जो है यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना और एक ऐसा ब्रिज तैयार करना जो कि करंट का जो एजुकेशन है, करंट एजुकेशन वो, और जो क्वालिटी एजुकेशन जो होनी चाहिए उनके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को कम किया जाए एक ब्रिज के द्वारा, एक ब्रिज के द्वारा। और ये चीजें पॉसिबल कब है? ये चीज आपकी जो पॉसिबल है कुछ चीजों के द्वारा और मेजर रिफॉर्म्स के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए हाईएस्ट क्वालिटी, इक्विटी और इंटीग्रिटी के द्वारा, ताकि इन्हें सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए तो ये चीजें हो सकती है। और ये भी सजेस्ट किया जाता है कि क्वालिटी, इसमें कि क्वालिटी होलिस्टिक लर्निंग, मतलब अच्छी शिक्षा दी जाए और क्वालिटी वाली हो वो एजुकेशन। इसका आउटकम क्या आएगा? इसका आउटकम ये होगा फिर कि बहुत ज्यादा क्रिएशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी बड़े पैमाने पर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए, व्यक्तिगत एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई अपना कारोबार करना चाहता है तो आराम से कर सकता है, ठीक है। और मेडिकल एजुकेशन भी इसी में आता है। आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पे भी आपका एक बात कहता है कि ये कहता है कि जो हेल्थ केयर जो भी सिस्टम होते हैं, हेल्थ केयर जो भी जगह है, उनमें प्रोफेशनल के रूप में उन्हें ट्रेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेडिकल में, हेल्थ केयर में जो आपके जगह होते हैं वहां पे आपने देखा है लैक ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल, शॉर्टेज होती रहती है, कंटिन्यू लगातार शॉर्टेज होती है इन चीजों की, हेल्थ केयर पर्सनल की, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए क्या चाहिए? हाई क्वालिटी के होने चाहिए, वहां मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। और प्राइवेट एंटिटीज क्या कर रही है? कंप्लीटली उसे कॉमर्शलाइज्ड कर दे रही है एजुकेशन को। उसे ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी दे या ना दे, उसे कमाने से मतलब है, कॉमर्शलाइज्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद वैसे तो आपका, आपको पता है निट, निट के आने के बाद काफी कुछ सुधार हुआ, लेकिन निट के आने के बावजूद भी आपने देखा है, सबसे पहले तो ये, जैसा कि आपने देखा है, जो भी मेजोरिटी होती है मेडिकल कॉलेज में, उसमें गरीब मान लीजिए कोई एडमिशन लेता है तो वो फी पे नहीं कर पाता, क्योंकि वहां उनकी जो कॉस्टिंग होती है काफी हाई होती है। फिर निट आया था, निट ने सुधार किया, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज में बहुत ही कम गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज के। तो क्यों? ये सारी चीजें क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि एक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो तो ये कहती है कि भाई क्वालिटी और इक्वलिटी जो है वो गुड एजुकेशन के कॉर्नर स्टोन है, और इकोनॉमी पॉलिसी ये कहती है कि भाई ये कंज्यूमर गुड है। अब देखो दोनों की बातें अलग हो गई, ये तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, ये कंज्यूमर गुड की बात करता है। एक कहता है भाई कमाने का स्रोत है और एक कहता है अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इन दोनों के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, एक तो ये रीजन हो गया। कोर्ट के अंदर मैटर गया तो कोर्ट में भी कई लोग क्या कहते हैं कि भाई क्वालिटी एजुकेशन की कुछ बात करते हैं, तो कुछ कहते हैं भाई प्राइवेट पार्टीज का ही अधिकार है, जो कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है वो प्राइवेट पार्टीज का अधिकार है, राइट के बारे में उनकी बात करते हैं। तो इस टाइप से ये सारी चीजें हो रही है। इसी के कारण मेडिकल जो सेक्टर है या हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसमें ये चीजें बताई गई है कि ये पुअर है, पुअर क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, डायग्नोसिंग मेडिकल हेल्थ केयर वाला। और अगला जो टॉपिक है हमारा कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स, यहाँ पे सॉरी इसकी स्पेलिंग आप लोग समझ सकते हैं, CARBON आएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है। कार्बन टैक्स क्या है? कार्बन के ऊपर टैक्स लगाना। कार्बन के ऊपर टैक्स लगाना मतलब देखिए, इसमें चाइना जो है सबसे बड़ा देश है कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करने के मामले में, इमिटर के रूप में जो CO2 को सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है वो चाइना कर रहा है। और उसने कहा है कि 2060 को वो इसे बैलेंस कर लेगा। और एक वे है इस इफ्लुएंस को कट करने का कि रिवेन्यू के द्वारा अर्न किया जाए। और वो रिवेन्यू के द्वारा अर्न कैसे होगा? कि जो भी कार्बन कंटेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या इंपोर्ट्स वाली चीजें हो उस पर प्राइस लगाया जाए। प्राइस पैसे लगा दो भाई, जो भी कार्बन कंटेंट वाली चीज है, ऑटोमेटिक रिवेन्यू भी होगी, अर्निंग भी होगी, ठीक है। विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
एंड्रोजिंग द यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो थी उसने क्या किया, यूनियन प्लान को इम्पोज किया। किसके लिए? कार्बन के ऊपर जो बात चल रही थी कार्बन टैक्स के ऊपर, इस प्लान को इम्पोज किया उन्होंने। आज भारत में आप स्थिति देख सकते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, कोयले वाली कई चीजें हैं, कोयले का यूज किया जाता है। और कोयला क्या है? एक CO2 कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मतलब यानी कि कार्बन होता है, और यहाँ पे यही बात किया जा रहा है कि कार्बन इमिट, मान लो उसे जलाओगे आप तो कार्बन इमिट तो होगा ही। तो ये भी बताया गया है कि 5th रैंक है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स 2020, जो 2020 का सूचकांक आया है उसमें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में अगर देखें तो भारत जो है वो 5वें नंबर पर है। और 1998 और 2017 के बीच में जो डिजास्टर हुए, जिन कंट्रियों को इनका सामना करना पड़ा, उसमें लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर का उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ है। अगर वो लॉस नहीं होता तो उसी के द्वारा 77% रिजल्ट आप क्लाइमेट चेंज में देख सकते थे। ये किसकी रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। और यूएस ने इसमें सबसे ज्यादा लॉस फेस किया है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान है, आफ्टर दैट इंडिया। तो ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहां पे क्या लॉस हुआ और कितना मतलब इकोनॉमिक लॉस हुआ इससे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पे बताई गई है। अगला जो है आपका, इसी में इंडिया ने एक कमिटमेंट की है। वो कमिट क्या किया है कि 40% जो इलेक्ट्रिसिटी करेगा वो नॉन फ्यूजिल फ्यूल से बनाएगा 2030 तक। किस चीज के लिए? ताकि उसका इमिशन रेट जो है वो कम हो। ठीक है, और एक तरीका और है, प्राइस जो है कार्बन के ऊपर इमिशन को कम करने के लिए इमिशन ट्रेडिंग के द्वारा। ठीक है, इमिशन ट्रेडिंग के द्वारा भी आप इसे कम कर सकते हो। मतलब मान लीजिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर आप प्राइस फिक्स कर दो, और ये चल भी रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट है चाइना के अंदर, उसमें काफी सफलता हासिल की है चाइना ने। दूसरा है कार्बन टैक्स। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, मान लीजिए फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है, कोयले का, ठीक है, उस पर टैक्स लगा दो, जैसे कि कनाडा में और स्वीडन में लगाया गया है। कनाडा ने क्या किया है, $20 पर टन का टैक्स लगाया है 2019 में CO2 इमिशन पे, और जो बढ़ के $50 पर टन हो गया है। और इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो आपका रिड्यूस होगा, पॉल्यूशन डिक्रीज होगा। ठीक है, और एक कार्बन टैक्स इंडिया में अगर मान लीजिए $35 पर टन लगाते हैं तो 2030 तक लगभग GDP का 2% जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक जो बेनिफिट्स था आपका, कॉस्ट ऑफ कार्बन, सॉरी टैक्स ऑन कार्बन, कार्बन टैक्स, और उसके बेनिफिट, वो चीजें थी यहाँ पे। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिनिश होता है। और इसी के साथ मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।